नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं खुद को एक कुंवारी लड़की की तरह ही महसूस करती हूँ। कारण मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं और अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। शायद इसलिए उन्हें मेरी जरूरतों का एहसास ही नहीं होता। शुरू में लगा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ यह दूरी बढ़ती गई। शादी के 4 साल बाद भी हमारे बीच वैसा रिश्ता नहीं बन पाया जैसा एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। बिना प्यार के शादी किसी रीति रिवाज से बंधी कैद से कम नहीं होती। मैं भी उसी कैद में हूँ जहाँ मैं पत्नी तो हूँ, लेकिन सिर्फ नाम की। हमारे घर में बस औरतें ही औरतें हैं। मेरी सासू माँ जो पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं, मेरी ननद जो अभी 18 साल की है और अपनी ही दुनिया में रहती है। ससुर जी का कई साल पहले देहांत हो चुका है। घर में तीनों ही औरतें अपने अपने कामों में लगी रहती हैं, लेकिन मुझे हमेशा एक खालीपन महसूस होता है। कभी कभी सोचती हूँ, शादी का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक रिश्ते को निभाना ही काफी होता है? प्यार, अपनापन, साथ, क्या ये सब सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है? कभी कभी रात को आईने में खुद को देखती हूँ। मेरे अंदर अभी भी वही युवापन है, वही चाहतें, वही अरमान। लेकिन मेरे पति ने मुझे सिर्फ एक बहू के दायरे में ही सीमित कर दिया। मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता काफी नहीं था। मुझे एक साथी की जरूरत थी जो मुझे समझे, मुझे महसूस करे। लेकिन यह तन्हाई जैसे मेरी किस्मत बन चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो मेरे अंदर के इस खालीपन को भर देगा, जो मुझे वो एहसास देगा जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। उस दिन दोपहर का वक्त था। सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी और घर का सारा काम मेरे ही कंधों पर था। वैसे तो मैं सब संभाल ही लेती थी, लेकिन बाजार से सामान लाने का काम अक्सर सासू माँ ही करती थी। अब उनकी तबीयत खराब थी, तो ये जिम्मेदारी किसी और को उठानी थी। इसीलिए फूफा जी हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आ गए। जब मैंने पहली बार फूफा जी को देखा तो मैं कुछ पल के लिए ठहर गई। 45 साल की उम्र, लेकिन एकदम हट्टे कट्टे, ऊंचे कद के, चौड़े कंधे और चेहरे पर एक अलग सी मर्दानगी। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता और होठों पर हल्की मुस्कान जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी कि जब भी वो कमरे में होते तो पूरा माहौल उनके कदमों में सिमट जाता। जब वो अंदर आए तो मैंने झुककर पैर छुए। उन्होंने हल्के से मेरा कंधा छुआ और कहा, खुश रहो बहू, कैसी हो? उनकी आवाज गहरी, भारी, एकदम आत्मविश्वास से भरी हुई। मैंने धीरे से कहा, जी ठीक हूं फूफा जी, आप कैसे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब लगता है कि कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद और भी अच्छा महसूस करूंगा। मैं उनकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन उनकी आंखों की चमक और मुस्कान में कुछ था जो मुझे भीतर तक महसूस हुआ। घर में आते ही वो सासू माँ से मिलने चले गए। मैं किचन में पानी लेने गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उन्हीं की ओर जा रहा था। वो बैठे हुए थे, लेकिन उनकी बैठने की स्टाइल भी इतनी रौबदार थी कि कोई भी नजरें हटा न पाए। मजबूत बाजू, चौड़ा सीना और कुर्ते की हल्की उठी हुई बाहें, जिससे उनकी कसी हुई मांसपेशियां दिख रही थीं। मैंने खुद को संभाला और पानी लेकर उनके पास गई और बोली, फूफा जी पानी लीजिए। उन्होंने मेरी ओर देखा गहरी नजरों से, फिर पानी का गिलास लेते हुए बोले, तुम पहले से और भी संभली हुई लग रही हो नेहा। उनके कहने का अंदाज कुछ अलग था। मैंने हल्के से सिर झुका लिया, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब कुछ दिन के लिए यहाँ हूँ तो ध्यान रखना मेरा भी। मैंने धीरे से जवाब दिया, जी फूफा जी। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उनकी मौजूदगी मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा रही थी। फूफा जी के आने के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया था। अब तक जो घर खामोशी और बोरियत से भरा था, उसमें एक नई हलचल आ गई थी। फूफा जी की मौजूदगी ने जैसे मेरे अंदर एक अनजानी हलचल पैदा कर दी थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी हर बात, हर अंदाज, हर नजर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जगा रही थी। अगले दिन सुबह मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी। सासू माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी और ननद अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। पीछे से फूफा जी की आवाज आई, नेहा चाय बन गई क्या? मैंने चौंक कर पीछे देखा। वो दरवाजे पर खड़े थे, हल्के ढीले कुर्ते में, जिसमें उनकी चौड़ी छाती उभर रही थी। आंखों में हल्की गंभीरता और होठों पर वही मोहक मुस्कान। मैंने सिर हिलाया और कहा, जी
फूफा जी, अभी बनाती हूँ। वो किचन के अंदर आ गए। मैंने जल्दी से कप में चाय डाली और उनके सामने रखी। जब मैंने चाय का कप उनकी ओर बढ़ाया तो उनका हाथ हल्के से मेरे हाथ से टकराया। एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन उस छूने में जैसे एक लहर थी जो मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैंने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और कहा, तुम घबराती क्यों हो? मैंने झूठ मूठ मुस्कुराकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है फूफा जी। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और बोले, तुम्हारी चाय बनाने की स्टाइल अब भी वैसी ही है जैसी पहली बार जब मैंने तुम्हारे हाथ की चाय पी थी। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, आपको याद है? उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसी चीजें कोई कैसे भूल सकता है। उनकी इस बात ने मुझे अंदर तक छू लिया। मेरे अपने पति को तो शायद यह भी याद नहीं होगा कि मैंने पहली बार उनके लिए कब चाय बनाई थी। अब फूफा जी से बातें करना, उनकी बातें सुनना, उनका पास रहना, सब मुझे अच्छा लगने लगा था। उनकी गहरी आवाज, उनकी मजबूत कदकाठी, उनके बोलने का अंदाज, सब कुछ जैसे मेरे दिल पर असर करने लगा था। मैं खुद को लाख समझाती, नेहा यह गलत है, लेकिन दिल तो किसी की नहीं सुनता। उस शाम सासू माँ अपने कमरे में लेटी हुई थी और ननद अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ाई के लिए गई थी। घर में सिर्फ मैं और फूफा जी जाग रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी जब उन्होंने आकर पूछा, नेहा अकेली बैठी हो? मैंने सिर हिलाया और कहा, जी बस ऐसे ही। उन्होंने कहा, चलो छत पर चलते हैं। मैंने झिझकते हुए उनकी ओर देखा और कहा, छत पर? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ ताजी हवा मिलेगी, अच्छा लगेगा। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। दिल तो जैसे खुद ही उनके साथ जाने के लिए बेचैन था। हम दोनों छत पर खड़े थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फूफा जी रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे देखने लगे और मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने अचानक कहा, नेहा तुम खुश हो? मैंने एक पल को उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो सब कुछ जानना चाहते हों। मैंने जोर देकर कहा, जी मैं खुश हूं। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और हल्की हंसी में बोले, फिर से झूठ बोल रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपना हाथ रेलिंग पर रखा, बिल्कुल मेरे हाथ के पास। हवा चल रही थी और उनकी हल्की खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूं कि तुम खुश नहीं हो तो? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, तुम्हारी आंखें सच कहती हैं नेहा। वो कह रही हैं कि तुम्हें किसी अपने के साथ की जरूरत है। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका गंभीर स्वर, उनकी नजदीकी, उनकी मौजूदगी, सब कुछ मेरे अंदर कुछ नया जगा रहा था। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नीचे से किसी के करवट बदलने की हल्की आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। मैं तुरंत पीछे हटी और उन्होंने भी खुद को संभाल लिया। मैं अपने कमरे में आई, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। फूफा जी का स्पर्श, उनकी गहरी आंखें, उनकी बातें, सब कुछ मुझे बार बार याद आ रहा था। शाम का वक्त था, हल्का अंधेरा छाने लगा था। सासू माँ की दवाई खत्म हो गई थी और उन्हें रात की दवा जरूरी लेनी थी। ननद अभी तक घर नहीं लौटी थी और मैं अपने कमरे में थी जब सासू माँ ने आवाज दी, नेहा जरा इधर आओ। मैं जल्दी से बाहर आई। सासू माँ ने कहा, बेटा मेरी दवा खत्म हो गई है, फूफा जी से कहो कि बाजार से ले आएं, और हाँ तुम भी साथ चली जाओ, कुछ राशन भी लाना था। मैंने थोड़ा सोचा, फूफा जी के साथ जाना। दिल हल्का सा धड़कने लगा। उसी वक्त फूफा जी भी वहीं आ गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। सासू माँ ने कहा, तुम्हें दवाई लेने बाजार जाना होगा और नेहा भी साथ जाएगी, राशन लेना है। फूफा जी ने मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। उन्होंने कहा, ठीक है बहू तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैंने जल्दी से दुपट्टा संभाला और बाहर आई। फूफा जी बाइक निकाल चुके थे। उन्होंने हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट की। बैठो नेहा। मैं हल्के से झिझकी, फिर धीरे से उनके पीछे बैठ गई। मेरे हाथ साइड में थे, लेकिन जैसे ही बाइक चली, संतुलन बनाने के लिए मेरा हाथ उनके कंधे पर चला गया। उन्होंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए और बोले, डर लग रहा है? मैंने धीरे से कहा, नहीं बस यूं ही। बाइक अब तेज रफ्तार से चल रही थी। हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन इस सफर में सबसे ज्यादा एहसास मुझे उनके करीब होने का हो रहा था। एक मोड़ पर अचानक बाइक हल्की झटके से रुकी और मैं थोड़ा आगे की ओर झुक गई। मेरे दोनों हाथ खुद ब खुद उनकी पीठ पर टिक गए।
फूफा जी ने हल्का सा हंसा और कहा, शायद अब तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, वरना गिर सकती हो। मैंने घबराकर अपने हाथ हटा लिए, लेकिन उनके कहने का अंदाज, वो हल्की मुस्कान, उसमें कुछ था जो मेरे अंदर तक उतर गया। आगे रास्ते में हल्का जाम था, बाइक धीमी करनी पड़ी। बाइक की हलचल के कारण मैं फिर से हल्का आगे झुक गई थी। अब मेरा एक हाथ उनकी बाजू पर था और दूसरा उनके कंधे के पास। उन्होंने हल्के से मेरी उंगलियों को अपने बाजू से छुआ और कहा, आराम से बैठो, कोई जल्दी नहीं है। उनका स्वर धीमा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। बाइक की स्पीड कम थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज। फिर एक छोटे से गड्ढे से बाइक गुजरी और मैं हल्की सी कांपी। उन्होंने हल्के से कहा, अब तो तुम्हें पूरी तरह पकड़ना पड़ेगा, वरना गिर सकती हो। उनकी बातों में एक छुपा हुआ इशारा था जिसे मैं महसूस कर सकती थी। बाजार आ चुका था। उन्होंने बाइक रोकी और मैं जल्दी से उतर गई। जैसे ही मैं नीचे उतरी, मेरा दुपट्टा उनके हाथ से हल्का सा टकराया। उन्होंने उसे हल्के से छुआ, लेकिन फिर तुरंत छोड़ दिया। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उनमें कुछ था, एक सवाल, एक हलचल, एक अनकहा एहसास। मैंने खुद को संभाला और कहा, चलिए पहले दवाई ले लेते हैं। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। फूफा जी ने बाइक पार्क की और हम दोनों मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़े। बाजार में हल्की भीड़ थी, सड़क के किनारे दुकानें सजी थीं और ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी। मैंने फूफा जी से कहा, पहले दवाई ले लेते हैं, फिर राशन खरीद लेंगे। उन्होंने सिर हिलाया और मेडिकल स्टोर पर दवाई के लिए कहा। जब तक दुकानदार दवा निकाल रहा था, मैं आसपास के स्टॉल्स पर नजर डालने लगी। फूफा जी ने मेरी ओर देखा और पूछा, और क्या लेना था तुम्हें? मैंने याद किया और कहा, थोड़ा आटा, चावल और कुछ सब्जियां। उन्होंने पैसे निकालकर दवाई ली और फिर मेरी तरफ मुड़े। चलो पहले राशन ले लेते हैं। हम दोनों एक किराने की दुकान पर पहुंचे। मैंने सामान लिस्ट के हिसाब से लेना शुरू किया और फूफा जी चुपचाप देखते रहे। जब दुकानदार ने सामान पैक किया तो 2 बैग हो गए, एक हल्का और एक थोड़ा भारी। मैंने कहा, मैं हल्का वाला बैग ले लेती हूँ। फूफा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, अरे तुम रहने दो, मैं दोनों उठा लूंगा। मैंने जिद की, नहीं, मैं भी मदद कर सकती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर थक जाओ तो बता देना। उनका यह ध्यान देना अच्छा लगा। कई बार छोटी छोटी बातें ही किसी को खास बना देती हैं। हम वापस बाइक के पास पहुंचे। उन्होंने बैग अच्छे से हैंडल पर टांगे और फिर हेलमेट पहना। उन्होंने कहा, चलो बैठो। मैंने दुपट्टा अच्छे से संभाला और धीरे से पीछे बैठ गई। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बाजार की चहल पहल पीछे छूटती जा रही थी और चारों ओर एक शांति थी। फूफा जी ने अचानक पूछा, नेहा, तुम अपने बारे में बहुत कम बताती हो। मैंने चौंक कर कहा, मतलब? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही, कभी कभी सोचता हूं कि तुम खुश हो या सिर्फ दिखावा करती हो। मैंने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी इंसान दिखावा करना सीख जाता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाइक की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। घर पहुंचकर मैं जल्दी से उतरी और सामान अंदर रखने चली गई। फूफा जी भी अंदर आए और सासू माँ ने पूछा, सब ले आए? फूफा जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब कुछ आ गया। अब आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। सासू माँ ने दवा ली और मैं सामान रखने लगी। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी थी। पूरा दिन सोचते सोचते गुजर गया था, लेकिन फूफा जी की बातें अब भी मेरे जहन में गूंज रही थीं। क्या मैं सच में खुश हूँ? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। वो रात मेरे लिए बहुत भारी थी। दिन भर खुद को संभालती रही, लेकिन अब नहीं हो पा रहा था। कमरे में अकेले लेटी थी, लेकिन मन बेचैन था। मैं क्यों इतनी खाली महसूस कर रही हूँ? मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? हर सवाल का जवाब एक ही था, अकेलापन। 4 साल से शादीशुदा थी, लेकिन आज तक एक पत्नी का सुख नहीं मिला। पति के बिना जिंदगी एक अधूरी किताब की तरह लगने लगी थी। रात का वक्त था, सब सो चुके थे। मुझे और सहन नहीं हो रहा था। मैं धीरे से उठी और बाहर आई। फूफा जी हॉल में बैठे थे, शायद किसी सोच में डूबे हुए। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, नेहा, इतनी रात को सब ठीक है? मैं कुछ नहीं कह पाई, बस आंसू आंखों में आ गए। उन्होंने चौंक कर कहा, अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब नहीं हो पा रहा था। मैं उनके सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा।
और बोले, नेहा बताओ क्या बात है। मैंने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन आवाज कांप रही थी। फूफा जी, मैं बहुत अकेली हूं, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा। मैंने रोते हुए कहा, मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता। शादी को 4 साल हो गए, लेकिन मेरे लिए वो कभी रुके ही नहीं। मुझे उसकी सख्त जरूरत है, लेकिन मैं क्या करूं। अब तक मैं खुद को संभाल रही थी, लेकिन अब टूट चुकी थी। मैंने सिसकते हुए कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं किसी और की तरफ खींचने लगी हूं। जब भी कोई मर्द देखती हूं तो लगता है कि काश वो मेरे अकेलेपन को समझ पाता। क्या ये गलत है फूफा जी? मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता थी, पर साथ ही कुछ और भी था, एक गहरी सोच। उन्होंने धीरे से कहा, नेहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हर इंसान को प्यार और अपनापन चाहिए। उनकी बातों में अपनापन था, सच्चाई थी, लेकिन मैं अब भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं अब भी रो रही थी। उस रात जब मैंने अपने दिल की सारी बातें फूफा जी के सामने रख दी, तो वो बहुत गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी बातें ध्यान से सुनी। लेकिन अगली सुबह बिना मुझे बताए उन्होंने मेरे पति से बात करने का फैसला कर लिया। जब मेरे पति का फोन आया तो फूफा जी ने सीधे कह दिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी पत्नी कितनी अकेली है? उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है? मेरे पति चौंक गए। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि नेहा इतनी परेशान हो सकती है। उसने कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं। फूफा जी ने गहरी आवाज में कहा, कुछ चीजें कहने की नहीं, समझने की होती हैं। तुमसे शादी के बाद वो सिर्फ एक बहू बनकर रह गई, पत्नी नहीं। और अगर तुम उसे वक्त नहीं दोगे तो धीरे धीरे वो कहीं और सहारा ढूंढने लगेगी। मेरे पति को यह सुनकर बहुत झटका लगा। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था और यह गलती बहुत भारी पड़ सकती थी। 3 दिन बाद मेरे पति अचानक घर लौट आए। जैसे ही मैं उन्हें देखा, मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, नेहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ मैं कितना अन्याय कर रहा था। मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा भी नहीं था, बस तुम्हारा साथ चाहिए था। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, अब से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। मेरे पति ने अपनी नौकरी बदल दी ताकि वो ज्यादा समय घर पर बिता सकें। अब वो हर वक्त मेरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते, मुझे बाहर घुमाने ले जाते, मेरे साथ वक्त बिताते। धीरे धीरे मैं फिर से खुश रहने लगी। कुछ महीनों बाद एक और खुशखबरी आई। मैं माँ बनने वाली थी। जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। नेहा, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया, उन्होंने खुशी से कहा। सासू माँ भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। घर में हर तरफ खुशियां थीं। फिर एक दिन हमने तय किया कि हमें फूफा जी से मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। हम उनके गांव गए और जैसे ही हमने उन्हें देखा, हमने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप उस दिन हमें नहीं संभालते तो शायद हमारा रिश्ता टूट जाता। आपने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। फूफा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नेहा अब अकेली नहीं है, यही सबसे बड़ी खुशी है। उनकी आंखों में संतोष था। उन्हें गर्व था कि उन्होंने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। कुछ महीनों बाद हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया, हमारा बेटा। अब मेरी जिंदगी पूरी थी। पति का प्यार, परिवार की खुशियां और एक नया जीवन जो अब अधूरा नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर एक पत्नी को उसका पति समय नहीं देता तो वह अनजाने में ही सही, लेकिन वह उस खालीपन को भरने के लिए किसी और की ओर आकर्षित होने लगती है। चाहे वो कोई करीबी रिश्तेदार हो या बाहर का कोई व्यक्ति, एक औरत को जब प्यार, वक़्त और अपनापन नहीं मिलता तो वो उसे किसी और में ढूंढने लगती है। इसलिए हर पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को सिर्फ एक बहू या गृहिणी के रूप में न देखे, बल्कि उसे एक जीवन साथी की तरह प्यार दे, उसका ख्याल रखे और उसे वह खुशी दे जिसकी वह हकदार है। अगर नेहा के फूफा जी ने सही समय पर उसे राह न दिखाई होती तो शायद उसकी जिंदगी गलत दिशा में चली जाती, लेकिन सही फैसलों की वजह से आज उसका जीवन खुशहाल है और उसका परिवार पूरा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।